ईरान, अमेरिका और इजराइल, आखिर इन सब की लड़ाई है किस बात की? दुनिया में 57 इस्लामिक मुल्क मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये है कि अमेरिका और इजराइल इन सब को छोड़कर सिर्फ ईरान के पीछे ही क्यों पड़े हैं? इस जंग को समझने के लिए हमें इतिहास में बहुत पीछे जाना होगा। एक वक्त था जब दुनिया की हर कंट्री के पास सिर्फ दो रास्ते थे, या तो वो ब्रिटिश एम्पायर का साथ दे या फिर एडोल्फ हिटलर का। दुनिया के ज्यादातर मुल्कों ने ब्रिटिश एम्पायर को चुना, लेकिन उस वक्त ईरान के बादशाह ने हिटलर के साथ हाथ मिला लिया और यहीं से शुरू हुई ईरान की वो कहानी जिसने पूरी दुनिया का नक्शा बदल दिया। ईरान और जर्मनी के रिश्ते गहरे होते गए, लेकिन ये बात ब्रिटिश एम्पायर को बिल्कुल पसंद नहीं आई। नतीजा, ब्रिटेन ने चारों तरफ से ईरान पर हमला कर दिया। तेजी से ईरान हारने लगा और कुछ ही दिनों में ईरान के बादशाह ने घुटने टेक दिए। ब्रिटिश एम्पायर ने कहा, हम तुम्हें माफ करेंगे, लेकिन एक शर्त पर, तुम्हें तख्त छोड़ना होगा और अपने बेटे को बादशाह बनाना होगा। और इस तरह रेजा शाह पहलवी को गद्दी पर बैठाया गया, जो अंग्रेजों का एक वफादार पपेट था। नया बादशाह पूरी तरह वेस्ट से प्रभावित था। वो चाहता था कि ईरान के लोग अपनी पहचान भूल जाएं। इसलिए उसने शुरू किया इस्लाम को समाज से मिटाने का मिशन। हिजाब पर पाबंदी, मदरसे और मस्जिदें बंद, उलेमा गिरफ्तार और उनकी जगह शराब, म्यूजिक और वेस्टर्न कल्चर। यहां तक कि ईरान जैसा इस्लामिक मुल्क दुनिया को शराब एक्सपोर्ट करने लगा। लेकिन हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ईरान के बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स इस बादशाह के खिलाफ खड़े हो गए और उनमें सबसे बड़ा नाम था रुहुल्लाह खुमैनी। खुमैनी ने लोगों के दिलों में आग जलाई। मस्जिदों से बगावत की आवाज उठने लगी। हालात इतने बिगड़ गए कि बादशाह ने खुमैनी को देश निकाला दे दिया। खुमैनी इराक पहुंचे, जहां एक शख्स उन्हें गौर से देख रहा था। सद्दाम हुसैन उसे डर लगने लगा कि ये आदमी एक दिन पूरी दुनिया बदल देगा। लेकिन खुमैनी रुके नहीं। उन्होंने अपनी स्पीचेस को कैसेट्स में रिकॉर्ड किया और चोरी छिपे पूरे ईरान में फैलाया। और धीरे धीरे लोग बादशाह से ज्यादा खुमैनी को अपना लीडर मानने लगे। फिर आया वो मोड़ जब बादशाह ने अपनी ताकत के घमंड में दुनिया की सबसे महंगी पार्टी रखी। सोने की प्लेटें, 600 लिमोजीन्स, रेगिस्तान में बनाई गई नई सिटी। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की आवाम भूखी थी। यहीं से बगावत आग बन गई। खुमैनी ने ऐलान किया, ये बादशाह आज का यजीद है। और फिर इतिहास का सबसे बड़ा पल आया जब 14 साल बाद खुमैनी ईरान लौटे। 70 लाख लोग सड़कों पर थे। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। पहली बार ईरान की जमीन से नारे गूंजे, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। अमेरिकी एम्बेसी पर कब्जा, 50 लोग बंधक। और यहीं से शुरू हुई अमेरिका और ईरान की खुली दुश्मनी। खुमैनी ने इस्लामिक हुकूमत बनाई, लेकिन उसी वक्त इराक में सत्ता में आया सद्दाम हुसैन। अमेरिका और अरब देशों के इशारे पर उसने ईरान पर हमला कर दिया। 8 साल तक जंग चली, लेकिन ईरान नहीं टूटा। जंग के बाद ईरान को समझ आ गया, अब बचना है तो अपनी ताकत बनानी होगी। न्यूक्लियर ताकत। यहां एंट्री होती है अब्दुल कादिर खान। पाकिस्तान ने एटम बम बनाया और बहुत ही सीक्रेट तरीके से ईरान को टेक्नोलॉजी मिलने लगी। ईरान तेजी से न्यूक्लियर प्रोग्राम बढ़ाने लगा, लेकिन अमेरिका को भनक लग गई। स्पीच से पहले जब इस प्रोजेक्ट का पता चला, अमेरिका का प्रेसिडेंट पूरी दुनिया के सामने आया और उसने अपनी स्पीच में कहा कि दुनिया में कुछ मुल्क ऐसे हैं जो अपने लिए केमिकल और एटम बम बनाना चाहते हैं। एक इराक का सद्दाम हुसैन और दूसरा ईरान का खामनाई। बुश की इस स्पीच के कुछ ही अरसे बाद अमेरिका ने सद्दाम हुसैन पर हमला कर दिया और इराक में हजारों लोगों को मारकर सद्दाम की हुकूमत खत्म कर दी। सद्दाम हुसैन की हुकूमत को इतनी आसानी से तोड़ने के बाद अमेरिका को इस बात का एहसास हो गया कि वह दुनिया के किसी भी मुल्क पर झूठा इल्जाम लगाकर उस पर हमला कर सकता है। इसीलिए अफगानिस्तान और इराक पर हमले के बाद अब अमेरिका का अगला शिकार ईरान था और अमेरिका बार बार दोबारा ये झूठ बोलने लगा कि ईरान के पास एटम बॉम्ब्स हैं। इसके बाद पूरी दुनिया की नजरें ईरान के लीडर अली खामेनेई पर थीं।
और यह ईरान पर हमला करने का बेस्ट टाइम था, क्योंकि ईरान के एक तरफ अफगानिस्तान में अमेरिका की बहुत बड़ी फौज थी और दूसरी तरफ इराक भी अमेरिका की फौज से भरा हुआ था। मतलब अमेरिका ने ईरान को हर तरफ से घेर लिया था। तो अब पूरी दुनिया की नजरें ईरान के लीडर आयतुल्लाह खामेनाई पर थीं कि वो किस तरह अपने मुल्क ईरान को सुपर पावर अमेरिका से बचाएगा। और यहाँ पर खामेनाई ने एक ऐसी बात कही जिससे अमेरिका के पास ईरान पर हमला करने के सारे बहाने खत्म हो गए। खामेनाई, जो इस्लामिक दुनिया के एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, उन्होंने एक फतवा दिया कि इस्लाम में मुसलमानों के लिए एटम बॉम्ब बनाना हराम है, क्योंकि इस्लाम हमें यह सिखाता है कि जंग के मैदान में भी किसी भी बच्चे, बूढ़े या औरत को नहीं मारा जा सकता। यहाँ तक कि जंग में दरख्तों को भी काटने की इजाजत नहीं है। लेकिन एटम बम एक ऐसी चीज है जो बिना कुछ देखे हर चीज को तबाह कर देती है। इसलिए ईरान के खामेनाई ने एटम बम को मुसलमानों के लिए हराम करार दिया और साथ ही यह ऐलान किया कि ईरान का एटम बम बनाने का कोई इरादा नहीं है और ईरान के दरवाजे सबके लिए खोल दिए। साथ ही यह भी कहा कि दुनिया की कोई भी एजेंसी ईरान आकर खुद देख सकती है कि ईरान का एटम बम बनाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन यूएन की टीम ने ईरान जाकर यह देखा कि ईरान के सारे न्यूक्लियर प्लांट्स बिल्कुल उसी डिजाइन पर बने हैं जिस तरह पाकिस्तान में बनाए गए हैं, और पूरी दुनिया को समझ आ गया कि ईरान ने यह टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से खरीदी है। और पाकिस्तान पर इतना प्रेशर बढ़ गया कि खुद अब्दुल कदीर खान ने टीवी पर आकर इस बात को एक्सेप्ट किया और फिर सबसे माफी मांगी। यस, इट इज ट्रू। और पाकिस्तान ने दुनिया को खुश करने के लिए अब्दुल कदीर खान को गिरफ्तार करके उसे अपने ही घर में नजरबंद कर दिया। खामेनाई के इस फतवे के बाद अमेरिका के पास ईरान पर हमला करने का अब कोई बहाना नहीं था। लेकिन दुनिया में एक कंट्री ऐसी थी जो बार बार अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए मजबूर कर रही थी, इजराइल। लेकिन अमेरिका ने इजराइल की बात नहीं मानी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हालात बदलने लगे। ईरान के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी ने फ्रांस में बैठकर एक अजीब बात लिखी कि आयतुल्लाह खामेनाई का एटम बम को हराम कहने का फतवा एक झूठा फतवा है और वह इस्लाम के एक कॉन्सेप्ट तकिया के पीछे छुप रहा है। इस्लाम में तकिया का मतलब यह होता है कि कोई भी शख्स अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल सकता है। तो इस आदमी ने कहा कि खामेनाई ईरान के लोगों की जान बचाने के लिए यह झूठा फतवा दे रहे हैं। और यह शख्स कोई आम आदमी नहीं था, यह खामेनाई की बहन का बेटा था, यानी उसका अपना भतीजा। खामेनाई की बहन और उसका यह बेटा ईरान में उसके सबसे बड़े दुश्मनों में से हैं। इन्हीं दिनों अमेरिका का भी ईरान पर शक बढ़ने लगा, जिसके बाद आखिर 2009 में अमेरिका ने ईरान पर बहुत ही सख्त सैंक्शंस लगाए। इस ग्राफ को देखें। अमेरिका के सैंक्शंस से पहले ईरान की इकोनॉमी बहुत तेजी से ऊपर जा रही थी, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए, ईरान की पूरी इकोनॉमी बैठ गई। अमेरिका के इन सैंक्शंस के बाद ईरान जैसी ऑयल और गैस से मालामाल कंट्री भी लगभग बैंक करप्ट होने लगी। अमेरिका की मर्जी के बिना ईरान अपनी गैस दुनिया में किसी को नहीं बेच सकता। यहाँ तक कि अपने करीबी मुल्क पाकिस्तान से डील होने के बावजूद भी पाकिस्तान ईरान से गैस नहीं खरीदता और ईरान की सस्ती गैस छोड़कर दूर कतर से LNG मंगवाता है। सिर्फ 3 बड़ी कंट्रीज दुनिया में ऐसी हैं जो आज भी ईरान के साथ बिजनेस करती हैं: चीन, रूस और इंडिया। आखिर अमेरिका के इन सैंक्शंस की वजह से ईरान के हालात इतने खराब हो गए कि ईरान की गवर्नमेंट अमेरिका से डील करने के लिए तैयार हो गई और आखिर अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा के साथ ईरान ने न्यूक्लियर डील की, जिसमें तय हुआ कि ईरान एटम बम नहीं बनाएगा और बदले में अमेरिका ईरान से सारे सैंक्शंस हटा देगा और ईरान की इकोनॉमी दोबारा मजबूत हो जाएगी, जो दोनों मुल्कों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन पहले दिन से अमेरिका में एक शख्स ऐसा था जो इस डील के सख्त खिलाफ था: डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप इस डील के इसलिए खिलाफ थे क्योंकि अमेरिका में यहूदियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जिनके सपोर्ट के बिना वहां कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए अपने पहले इलेक्शन जीतने के कुछ ही समय बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ की गई डील को खत्म कर दिया और एक बार फिर ईरान पर सख्त सैंक्शंस लगा दिए।
जिससे ईरान की इकोनॉमी फिर तेजी से गिरने लगी। लेकिन ईरान भी बाकी मुस्लिम दुनिया की तरह डरकर खामोश रहने वाला नहीं था। जैसे ही ट्रंप ने पाबंदियां लगाईं, ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप को भी सब जानते हैं कि वह दुनिया में अपने अलावा किसी की भी बदमाशी बर्दाश्त नहीं करते। जब ईरान ने अमेरिका की आंखों में आंखें डाली, तो डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें सबक सिखाने के लिए अचानक एक मिसाइल हमले में ईरान के आर्मी चीफ कासिम सुलेमानी को मार दिया। यह ईरान और उसकी आवाम के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात थी कि कोई इतनी आसानी से पूरी दुनिया के सामने उनके आर्मी चीफ को मार दे। इससे धीरे धीरे ईरान में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा और जैसे ही सुलेमानी की मौत के बाद ईरान में नए इलेक्शंस हुए, ईरान के अगले प्रेसिडेंट बने इब्राहिम रईसी, जो एक बहुत सख्त प्रेसिडेंट थे और किसी भी हालत में अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं थे। इब्राहिम रईसी के प्रेसिडेंट बनते ही ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दोबारा बढ़ने लगा और उन्होंने साफ कर दिया कि ईरान अब अमेरिका से कोई डील नहीं करेगा। इसके